हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। भारत में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें मैंने आपको लॉर्ड मैकॉले के विचारों से अवगत करवाया था कि लॉर्ड मैकॉले किस प्रकार के विचार रखता था भारत में शिक्षा लागू करने के प्रति या भारत के ज्ञान के प्रति। तो उसने ये कहा था कि अगर किसी देश को दास बनाए रखना है तो उसके साहित्य को, उसकी संस्कृति का विनाश कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह के विचार थे लॉर्ड मैकॉले के। और वो ये कहता था कि भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं है और भारतीय ज्ञान को कि वो खिल्ली उड़ाता था। वो कहता था कि यूरोप की जो किसी भी पुस्तकालय की एक जो अलमारी है उसका एक खाना अरबी और संस्कृत के सारे साहित्य के से भी ज़्यादा ऊपर है। तो इस तरह की बात करता था। तो सारे दोष थे लॉर्ड मैकॉले ने जो बातें कही, लेकिन इसके बावजूद भी ये सत्य है कि जिस तरह से लॉर्ड मैकॉले ने भारत में पश्चिमी ज्ञान का समर्थन किया, उसने भारत को पश्चिमी ज्ञान की वजह से लाभ पहुंचाया, क्योंकि भारतीय तो इस ज्ञान से अवगत थे ही नहीं। भारतीय तो अपने दंभ में रहते थे कि हमारी संस्कृति महान है, हमारा ज्ञान विज्ञान सबसे महान है। तो नए ज्ञान और शिक्षा ने भारत में एकता स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब ये ऐसा करना लॉर्ड मैकॉले का उद्देश्य नहीं था, लेकिन ये स्वतः ही हो गया। इट प्रूव टू बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर द इंडियंस। उसने भारतीयों को वैज्ञानिक अनुसंधानों, यानी नई नई जो रिसर्च हो रही थी उस समय साइंस के क्षेत्र में, बहुत सी नई उपलब्धियां जो अंग्रेज़ों ने, खासकर यूरोपीय लोगों ने जो अर्जित की थी, उसके बारे में भारतीयों को परिचित करवाया। और भारतीय भाषाओं के विकास में भी उसने योगदान दिया, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर भारत में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है होने लगी। ये सब मतलब आप कह लीजिए कि लॉर्ड मैकॉले के कारण ही हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, आप जानते हो कि जो 1828 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और वो 1835 तक रहा, उसके निर्णय द्वारा भारत में शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था और जो माध्यम को लेकर विवाद चल रहा था, उसने उस विवाद का समाधान करने का प्रयास किया। फिर भी ये विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। देखिए, ये विवाद जो है ये कहलाता है आंग्ल प्राच्यवादी विवाद। ठीक है, यानी एंग्लो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। इसका मतलब ये है, एंग्लो का मतलब ये कि ऐसे लोग जो कि अंग्रेज़ी माध्यम से सारी शिक्षा भारतीयों को देना चाहते हैं, और ओरिएंटलिस्ट मतलब प्राच्यवादी, यानी जो भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा देने के पक्ष में थे। तो धीरे धीरे ये विवाद समाप्त होने लगा और 1839 तक तो एक आदेश द्वारा इस विवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अब शिक्षा पर खर्च करने वाली धनराशि को बढ़ा दिया गया और ये भी आदेश दिया गया कि समाज के वरिष्ठ वर्ग को उच्च शिक्षा दी जाए, ताकि वह वर्ग अपनी संस्कृति और ज्ञान का जो लाभ है या ज्ञान है उसको वो जनसाधारण तक पहुंचाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इट वाज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अध्योगामी निस्यंदन सिद्धांत, यानी शिक्षा का ऊपर से नीचे की ओर छन जाना। तो फिर जो है 1844 में कंपनी की सरकार ने एक और प्रस्ताव पारित किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि जो सरकारी नौकरियां होंगी उनमें उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पश्चिमी ज्ञान और पश्चिमी ज्ञान से परिचित होंगे और अंग्रेजी भाषा को जानते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। अब आप देखिए कि अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था भारतीयों को शिक्षित करने के लिए। वो 1 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गई थी, उसमें और इजाफा किया गया, उसको और बढ़ाया गया। लेकिन एक
व्यक्ति था जिसका नाम था सर चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड जो है वो एजुकेशन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य था। तो उसने एक घोषणा पत्र जारी किया और ये बात है 1854 की। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं, जो हमारा ये पेपर है, इट इज़ फ्रॉम 1707 टू 1857। तो 1707 से लेकर और 1857 तक शिक्षा के क्षेत्र में जो भी गतिविधियां हुई हैं, अंग्रेज़ों ने जो भी गतिविधियां की हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये वुड्स डिस्पैच जो है आखिरी कदम के रूप में हम पढ़ रहे हैं, जो अंग्रेज़ों द्वारा पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के लिए भारत में स्प्रेड करने के लिए जो है बताया गया था। तो सर चार्ल्स वुड का ये घोषणा पत्र कहलाता है, यानी चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन विच वाज रिलीज्ड इन 1854। अब देखिए 1853 में एक और चार्टर एक्ट पास हुआ था, ठीक है। फिर 1854 में ये वुड्स डिस्पैच जो है पारित किया गया। इसमें क्या क्या प्रावधान थे वुड्स डिस्पैच में, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि वुड्स डिस्पैच इज़ ऑल्सो नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। भारतीय शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा एक बहुत ही बृहद एक पत्र था। 1215 में ये रिलीज़ हुआ था। कुछ किसान थे, उन्होंने अपनी मांगे जो है राजा के सामने रखी थी, तो उस लेवल का था। मतलब ये 1854 का वुड्स डिस्पैच मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप ये पाओगे कि आज भी जो शिक्षा पद्धति चल रही है भारत में, वो उसी वुड्स डिस्पैच के माध्यम से चल रही। तो क्या क्या प्रावधान थे वुड्स डिस्पैच में? एक तो ये कि सरकार का जो उद्देश्य है शिक्षा का, वो भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार है, यानी सरकार कला विज्ञान और साहित्य यानी पाश्चात्य कला विज्ञान साहित्य की भारतीयों को शिक्षा दे। दूसरी बात यह कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ, अंग्रेजी भाषा तो रहे ही, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ अन्य देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए। द लोकल लैंग्वेजेस, वर्नैकुलर लैंग्वेजेस शुड ऑल्सो बी गिवन प्रेफरेंसेस। दो तरह के स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया। एक तो कस्बों में, छोटे गांवों में तो जिसे बोलते हैं वर्नैकुलर स्कूल, यानी कि जहाँ पे देशी भाषाओं में शिक्षा दी जाती है। और एक है एंग्लो वैदिक स्कूल, एंग्लो स्कूल्स खोले गए, यानी अंग्रेजी स्कूल जहाँ पर केवल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो ये दो मुख्तलिफ तरह के स्कूलों के खोलने का प्रावधान किया गया। एक और कई जगह पर एंग्लो वर्नैकुलर, यानी कि जहाँ पर अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है और भारतीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा DAV स्कूल, ठीक है। डी से मतलब दयानंद, और एंग्लो वैदिक का मतलब ये कि यहाँ पे अंग्रेजी शिक्षा भी दी जाती है। माध्यम चाहे अंग्रेजी हो चाहे देशी भाषा हो, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो इस तरह के जो विद्यालय थे ये खोलने का प्रावधान किया गया। इसमें क्या था कि सरकार के पास तो इतना था नहीं भारतीयों को शिक्षित करने के लिए, तो ग्रांट इन एड जिसे बोलते हैं, अनुदान सहायता, जैसे आज आप जानते हो UGC, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। अनुदान मतलब ग्रांट, सरकार की तरफ से ग्रांट दी जाती है। तो ऐसे ही स्कूल खोलने के लिए अंग्रेज़ों ने प्रावधान किया कि ग्रांट दी जाएगी। जैसे कि आप देखते हो सोनीपत में हिंदू स्कूल है, हिंदू संस्था है, ये जो है ना ग्रांट इन एड संस्था है, यानी उसको सरकार की तरफ से 95% ग्रांट दी जाती है। तो इस तरह की संस्थाएं, यानी निजी सहायता के साथ जो है संस्थाएं खोली जाएं। और लेकिन उसमें क्या है कि जो शिक्षक है वो जो भी पैमाना होता है, उनके क्वालिफिकेशन होती है, वो पूरी होनी चाहिए, तब जो है सरकार से उनको ग्रांट मिलती है ऐसे विद्यालयों को। और आप ये देखिए कि 1854 के वुड्स डिस्पैच के माध्यम से ही 1857 में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके अंदर
वाइस चांसलर होता है, प्रो वाइस चांसलर होता है, और सेनेट के मेंबर्स होते हैं, इनका भी पूरा इलेक्शन वगैरह होता है। साथ ही साथ 1854 के वुड्स डिस्पैच में प्रशिक्षण संस्थाओं के खुलने का भी प्रावधान किया गया, यानी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के, जैसे आज के टाइम में जेबीटी या बीएड इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऐसे उस समय टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं। 1855 में लोक शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की भी स्थापना की गई। डिपार्टमेंट स्थापित किए गए, जैसे आज आप देखते हो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उसमें डायरेक्टर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से इस घोषणा पत्र में महिला शिक्षा का भी जो है प्रावधान किया गया था, जो कि पहले नहीं किया गया था। बहुत से वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स, आईटीआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, इवन आप ये देखो भारत में पहले ही इस वुड्स डिस्पैच से पहले ही रुड़की में 1847 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था। मतलब भारत में इस तरह की तकनीकी शिक्षा उस समय तक नहीं थी। तो ये सारे प्रावधान किए गए, ये जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रचार, ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। जो मटेरियल मैंने था जो वो भेज दिया है, और जो बाद में जो मैंने बातें बताई हैं वो मटेरियल भी आपको मैं व्हाट्सएप से भेज दूंगा। आप उसको प्रिंट आउट निकलवाओ, चाहे आप उसको अलग से लिख लो, लिखना बेहतर रहेगा क्योंकि आपके व्हाट्सएप पे कहीं भी ये मिस हो सकता है। और दूसरी बात एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो फैमिली आईडी वेरिफिकेशन का जो काम मिला हुआ है, ये आप लगन से इसको कर लें, इसको आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा इसका। जो नहीं है वो एक मैंने नंबर भेजा है आपको, उससे कांटेक्ट कर लें, सोनू भारद्वाज है उसका नाम, आप उससे कांटेक्ट कर लें, आपका अभी भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी एक नियमित इनकम बन जाएगी इससे। आपको केवल फैमिली मतलब उसका जो तनख्वाह है उसका वेरिफिकेशन करना है, ठीक है ना। तो इस काम को आप लगन से करें और ये ज़रूरी भी है, और आपको एप्रिशिएशन सर्टिफिकेट, एक प्रशंसा पत्र भी मिलेगा, और आपको जो इसके मानदेय भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे। थैंक यू।